Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। मैं आज आपको रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 जो कि आपका प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो इस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आज उन क्वेश्चन का पार्ट 5 आज हम आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डेली अपडेट के लिए इस सेट पेपर को एग्ज़ाम से पहले आप ख़त्म करिए और एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छी तैयारी से आप जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 81 से आज हम शुरू करेंगे। देखिए 81 में ये कह रहे हैं 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं यदि हमसे ये पूछा है, तो 729 के सबसे पहले आप गुणनखंड निकालिए। 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 1 हासिल, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 हासिल, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और फिर 3 से कटेगा तो एक बार। देखिए अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो वो 2 के जोड़े में बनते हैं। एक जोड़ा बन गया 3 का, दूसरा जोड़ा बन गया और तीसरा जोड़ा बन गया। तो कितने जोड़े बन गए आपके? 3 जोड़े बन गए। तो पूर्ण वर्ग जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। 3 गुणनखंड जो हैं वो पूर्ण वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर है 82। 82 में ये कह रहे हैं सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराज की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है अगर आप इसको रेशियो मेथड से करो। चिराज और 2 लोगों की बात हो रही है, सुरेश और चिराज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सुरेश और यहाँ पर लिखते हैं चिराज। सुरेश की जो वर्तमान आयु का 5:4 का अनुपात है सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु में। आगे लिखा हुआ है अब से 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो 3 साल बाद हो रहा है ना, तो यहाँ पर अगर पहले सुरेश की 5 वर्ष थी तो 3 साल बाद 11 हो गई। तो इनके बीच देखिए कितने का डिफरेंस है? 5 से 11 कितना जोड़ा? 6। 4 से 9 कितना जोड़ा? 5। जबकि यहाँ पर दोनों की ही 3-3 वर्ष बाद की आयु है, 3 वर्ष बाद की आयु है। तो यहाँ पर जब 3 वर्ष है तो यहाँ पर भी समान संख्या में बढ़ना चाहिए ना। अगर ये 6 वर्ष बढ़ रहा है तो ये भी, तो अगर ये 6 यूनिट बढ़ रहा है तो इसे भी 6 यूनिट बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर ये 6 बढ़ा है तो इसे भी 6 बढ़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सेम यूनिट है 3-3 वर्ष। अगर समान नहीं बढ़ है यहाँ पर तो हम इसको समान बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने का? 9 और 11 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है। इस 2 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 का नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 10, 2 का 4 में हो जाएगा तो 8, फिर 1 का 11 में गुणा होगा तो 11 और 1 का 9 में हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 से 11 कितना? 1 बढ़ा, 8 से 9 कितना? 1 बढ़ा। अब यूनिट समान है ना। ये यूनिट समान क्यों बढ़ना? क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष ही तो बढ़ रहे थे, एक निश्चित संख्या में बढ़ रहे हैं ना। दोनों साइड एक निश्चित संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे भी 3 वर्ष बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 वर्ष बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक निश्चित संख्या बढ़नी चाहिए ना। 10 से 11 और 8 से 9 1 1, अब दोनों तरफ निश्चित है।
तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष, प्रश्न में कह रहे हैं 3 वर्ष बढ़ता है, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ रही है, तो 1 यूनिट का मान 3 वर्ष हो गया। अब उसने पूछा है कि उसने पूछा है चिराज की वर्तमान आयु क्या है। तो चिराज की वर्तमान आयु 8 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 3 है, तो चिराज की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 8 यूनिट का मान 24 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 83 में कह रहे हैं निम्न चार्ट रेस्टोरेंट XYZ में होने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी देता है। अब ये एक चार्ट अगर दिया हुआ है और इसमें कह रहे हैं नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट की कुल बिक्री 35 लाख रुपए थी। यदि कुल बिक्री 35 लाख रुपए है तो अब बताना है, तो नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट XYZ को सैंडविच की बिक्री कितनी, सैंडविच की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई है। तो सैंडविच की बिक्री से 20%, देखो आप सर्किल में, सैंडविच के सर्किल में क्या लिखा हुआ है 20%, तो सैंडविच से 20% की आय प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर 20% निकाल देंगे, 35 लाख का 20% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 35 में जाके गुणा हो जाएगा, 35 दूनी 70, 1 2 3 और ये 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4 जीरो, तो 7 लाख रुपए की बिक्री जो हुई है हमारी वो सैंडविच से हुई है। क्वेश्चन नंबर है 84 में कह रहे हैं 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7 रुपये 20 पैसे और 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि 6 रुपये 30 पैसे की दर से बेचने पर 16 प्लस 2/3% लाभ प्राप्त हो। तो देखो मिश्रण का सवाल है और यहाँ पर ये कह रहे हैं एक को 7 रुपये 20 पैसे की दर से खरीदा और एक को खरीदते हैं 4 रुपये 40 पैसे की दर से, ठीक है ना, 4 रुपये 40 पैसे की दर से खरीदा और इसको बेच रहे हैं ये 6 रुपये 30 पैसे की दर से। तो देखिए यहाँ पर बस आपको समझना है कि जब ये 7 रुपये 20 पैसे में खरीद रहा है, ये CP हो गया, 4 रुपये 40 पैसे ये भी CP है, तो यहाँ पे SP कहाँ से आ गया, यहाँ पर भी तो CP आएगा। तो यहाँ पर अगर CP निकालना है और ये कह रहे हैं 116 सही, और ये कह रहे हैं कि 16 प्लस 2/3% लाभ पर बेच रहा है इतने में, तो CP क्या होगा। देखो क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर वो 16 सही 2/3% में बेच रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू होती है 1/6। 16 सही 2/3% का मान होता है 1/6। ये होता है CP हमेशा नीचे वाला, और ये लाभ या हानि होती है। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 1 जुड़ जाएगा। यदि 6 में खरीदी उसने तो 1 जोड़ के 7 में बेच दिया, तो 7 में बेचा, यहाँ पर 6.3 में बेचा, तो 1 यूनिट का मान देखो ये 7 यूनिट, ये भी SP है, यहाँ पर ये 6 है CP, ये 7 है SP विक्रय मूल्य, और यहाँ पे 6.3 में बेच रहा है, यहाँ पर 7 में बेच रहा है। 7 यूनिट बराबर 6.3 के, तो 1 यूनिट का मान कितना, भाग दे देंगे 7 का 6.3 में, तो 0.9 बार जाएगा भाग, 7 नाम 63। जब 1 यूनिट का मान 0.9 आ गया तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दो, 1 यूनिट 9.9 के बराबर, तो 6 यूनिट कितने के बराबर, 9 6 54, मतलब 5.4। तो यहाँ पर अब आप 6.3 SP नहीं, आप CP लिखोगे, 5.4 लिखोगे आप, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 7 रुपये 20 पैसे, 7 रुपये 20 पैसे
5.40 घटा देंगे यहाँ पर 0, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गए 1 रुपये 80 पैसे आ जाएगा। और यहाँ पे अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, देखिए 5 रुपये 24 पैसे में से 4 रुपये 24 पैसे माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 1 रुपये। 1 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे तो 100 अनुपाते 80 देखेंगे किससे कट रहा है ये 20 से 20 पंचे 100 और 20 नम्मा 180 5 अनुपाते 9 आ जाएगा। उनको मिलाया जो किस अनुपात में मिलाया गया तो आप कहोगे 5 अनुपाते 9 में उसको मिला दिया गया। 85 में ये कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करूं तो 4,17, 43, 83, सॉरी ये 82 है। अगली संख्या क्या आएगी तो 4 से 17 देखें कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 13 का। 17 से 43 में देखोगे तो आप कितने का डिफरेंस 13 में से 7 गए 6 और 3 में से 1 गया 2 26 का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे 12 में से 3 जाएंगे तो 9 और 7 में से 4 गए तो बचे 3 39 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो 13 फिर 26 फिर 39 13 की टेबल बन रही है ना। अब कितना आएगा 13 चौके 52 होता है 52 जुड़ जाएगा यहाँ पर तो 82 में 52 जब जोड़ोगे 2 और 2 हो जाएगा आपका 4 और 8 5 कितना हो जाएगा 13 तो सही जवाब हो जाएगा आपका 134 हो। प्रश्न संख्या 86 में ये कह रहे हैं एक संख्या का 32% 56 है। 32% 56 है एक संख्या का 32% 56 है तो वह संख्या कितनी है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि 32 को आप परसेंट जब निकालोगे तो कितना होता है 4 अट्ठे 32 ये 25 बार कट जाएगा तो 32% ये होती है प्रारंभिक संख्या कि एक्चुअल में जो संख्या है वो कितनी है वो हमेशा डिनोमिनेटर हर में होती है। अब अंश में जो होगा वो कह रहे हैं इतनी है मतलब कितनी है 32% है 32 कितना है 8 है 8 यूनिट का मान यहाँ पर 56 है प्रश्न में तो कितने गुना हो गया 7 गुना 8 सत्ते 56 तो यहाँ पे 25 में भी आप 7 का गुणा कर देंगे 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175 तो संख्या कितनी आ गई 175 आ गई। आप क्वेश्चन नंबर है 87 में ये कह रहे हैं -7 44 भागे 7 माइनस ऑफ -4 तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है बोर्ड मास का आप लोग कर भी सकते हो। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद करें। 44 भागे 7 ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा। ये माइनस के साथ 44 भागे 7 4 कितना हो गया 11 ब्रैकेट ख़त्म -7 11 चौक 44 तो 4 बार भाग चला जाएगा ना तो 4 बार आ जाएगा 4 का 7 में गुणा कर दो 4 सत्ते 28 आपका माइनस का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88 में ये कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है माइनस तो सबसे पहले आप सवाल को नोट कर लो 400 गुणे 5 - 6 प्लस 22 भागे 75
तो अब चिन्हों को बदल देते हैं। लिखा हुआ है गुणे का अर्थ है भाग, तो 400 भागे 5, माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस। बस इतने में आपका काम खत्म हो गया। अब आपको वही पुराना तरीका बॉड मास का जो है वही लगाना है। 5 का 400 में भाग, सबसे पहले भाग दोगे तो 5 अट्ठे 40, 80 आ गया ना। अब यहाँ पर गुणा 6 माइनस 22 प्लस 75। अब गुणा करोगे तो 8 6 48 हो जाएगा, 480 आ गया आपका, माइनस के 22 और प्लस के 75। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप जोड़ करोगे तो यहाँ पर 480 और 75 जोड़ोगे तो यहाँ पर 0 और 5 हो गया, 5 हो गया, 8 7 हो गया 15 की 5 एक हासिल, 4 और 1 ये 5, 555 माइनस 22। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 में से 2 गया, 3 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा और 5, तो 533 आपका सही जवाब हो जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 में देखिए कह रहा है कि निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े दर्शा रहा है। ये जो चार्ट आपका बना हुआ है ये आपका आंकड़े दर्शा रहा है 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत कितनी है। तो 2012 में चावल की कुल खपत यदि 2 लाख टन है, 2012 में चावल की कुल खपत जो है वो 2 लाख टन है, तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है। तो अकेले चेन्नई में देखिए आप, इसमें चार्ट में चेन्नई लिखा हुआ है और चेन्नई में लिखा हुआ 30% है, तो 30% जो हो जाएगा 2 लाख का वो हो जाएगा 3 का 2 में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 1 2 3 और ये 4 0, 3 और ये 4 0, तो 60,000 आपका सही जवाब हो जाएगा, 60,000 टन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहे हैं एक को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। यदि उसने 16,858 रुपये दान किए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से रुपए मिले, कितने मिले तो ये हमें बताना है। देखिए 2/5 हिस्सा उसको अपनी पिता की संपत्ति का प्राप्त हुआ और इस संपत्ति का 1/3 उसने दान कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रैक्शन है इसको आप समझ गए तो पूरी अर्थमेटिक आपकी फिंगर्स पर रहेगी। फ्रैक्शनल वैल्यू जहाँ पर आ जाती हैं बहुत ही आसान हो जाता है। वो कह रहा है अपने पिता की संपत्ति का 2/5 भाग उसको प्राप्त हुआ, तो 2/5 भाग अपनी पिता की संपत्ति का, तुलना किससे की जा रही है, पिता की संपत्ति से ना। तो मान लिया ये पिता की संपत्ति है 5 और ये उसको प्राप्त हुआ। ऊपर वाला होता है कि जो कह रहे हैं वो कितना मिला या इतना बड़ा, तो वो ऊपर होता है अंश में, और हर में क्या होता है जिससे तुलना की जा रही है। तो पिता की संपत्ति का 2 अगर उसको प्राप्त हुआ तो 2 का 1/3 भाग उसने दान कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप रखो यहाँ पर 2 तो 2 3 से नहीं कटेगा। तो आपको इसको आसान बनाने के लिए एक ऐसा नंबर बनाना है 2 को कि वो 3 से कट जाए। तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6, तो जितने का गुणा ऊपर करोगे उतने का ही नीचे करना होगा। तो ये हो जाएगा 6 और नीचे 5 3 15। तो अगर उसके पिता की संपत्ति 15 थी तो उसको प्राप्त कितना हुआ, 6 हुआ, और जितना उसको प्राप्त हुआ उसका उसने 1/3 भाग दान कर दिया, मतलब 2 भाग दान कर दिया 6 में से। 6 उसको प्राप्त हुआ, 2 दान कर दिया, और 2 यूनिट की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी हुई है, प्रश्न में कह रहे हैं 16,858 उसने दान कर दिया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, भाग दे दोगे आप। 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 16,858 बटे 2, 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 नाम 18।
1 यूनिट का मान 8,429 हो गया। तो उसके पिता से उसे कितना प्राप्त हुआ? 6 यूनिट प्राप्त हुआ है। तो 84 29 गुणे 6 यूनिट उसको प्राप्त हुआ है। तो 6 9 × 54 की 4, 5 हासिल, 6 दूनी 12 और 5 हो जाएंगे 17, 1 हासिल, 6 चौके 24 और 25, 2 हासिल यहाँ पे, और 6 8 48 और 2 50, 50,574 उसको प्राप्त हुआ है। देखिए आसान बहुत है सवाल, समझाया है, हर एक चीज़ लिखी है, तो पूरा यहाँ पर समझाने में समय लगा है। आप जब खुद करोगे तो इतना लिखना नहीं होगा, एक लाइन में आप आंसर करोगे, लेकिन पहले आपको ज़रूरत है कि आप सीख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है। बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। जिसमें x जो है समकोण है, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं। एक्स वाई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वाई जेड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई जेड के अंतःवृत्त का केंद्र C है, इसके एक अंदर एक वृत्त बना हुआ है और उसका केंद्र जो है वो C है। ये एक केंद्र है सॉरी। तो अंतःवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस अंतःवृत्त के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र बच रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज की भुजाएं देखिए, ये 6 है, ये 10 है। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। या फिर आप ट्रिपलेट याद रखेंगे, 6 8 10 होता है ट्रिपलेट। तो ये 6 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप निकाल दोगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 2 से काट दिया 4 बार, तो 24 आ गया इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको बताना है कि इस अंतःवृत्त की त्रिज्या, इस अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को यदि इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये अतिरिक्त ही तो बचेगा। तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, याद रखिएगा इसको, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होती है आपकी आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। आधार कितना है? 6 है, लंब कितना है? 8 है, माइनस कर्ण कितना है? 10 है, भागे 2। 8 से 14, 14 माइनस 10, 4 बचा, 4 में 2 का भाग दे दिया 2 बार, ये आ गया। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई 2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। r कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4π। अब यदि इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो बचेगा क्या? अतिरिक्त क्षेत्रफल। तो 24 था त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल था 4π, तो माइनस कर दिया, तो 24 माइनस 4π आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 92।
92 जो प्रश्न है ये एवरेज का सवाल है, औसत का, और इसको ट्रिक से करते हुए चलेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बेसिक से आप जाओगे तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। 7 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी, मान लो इनका औसत x रहा होगा। नए छात्र के अंकों को शामिल करके अब एक नया छात्र शामिल हुआ तो 8 होगा। अब छात्र ये एक आ गया तो समूह के औसत अंक 2 बढ़ गए। पहले औसत x था तो अब 2 बढ़ गया तो x + 2 हो जाएगा। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए अधिक तभी होता है, यहाँ पर जो औसत बढ़ रहा है ये औसत तभी बढ़ता है जब जो आ रहा है वो ज़्यादा लेकर आए औसत से। मतलब पहले जितना भी औसत रहा होगा उससे वो ज़्यादा लेकर आए, बढ़ गया औसत, मतलब ये जो आने वाला बंदा है, ये जो भी आया ये औसत से ज़्यादा लेकर आ रहा है। तो कितना ज़्यादा लेकर आया, तो देखिए यहाँ पे 8 लोग बैठे, अगर दो ज़्यादा बढ़ रहा है औसत, तो जितने यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर 8 है ना, तो 8 दूनी 16, प्रत्येक को 2-2 रुपये मिल जाएंगे तो 16। तो ये हमें बताता है कितना ज़्यादा ये औसत से लेकर आया, तो 16 ज़्यादा लेकर आया प्रत्येक से। तो पिछले जो 7 थे उनसे आने वाला 16 अंक अधिक लेकर आएगा। क्वेश्चन नंबर है 93 आसान सा सवाल है। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग खुद ट्राई करें। 1 - 1/11 1 - 1/12 -1 - 1/90 1 - 1/100। तो करना ही नहीं है, वो 0 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे बताएं? देखो 1 में से बन जाएगा 0 और 0 में 10 का भाग देंगे 0। अब सभी का मल्टीप्लाई है ना, 0 का किसी में ही मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा इतने का मान। माइनस यहाँ पे देखिए 1 में बन जाएगा 0 और 1 में से बन जाएगा 0, 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0, तो 0 आ जाएगा ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर है 94, बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत बढ़िया वर्क एंड टाइम का प्रश्न है। बेसिक से जाओगे इसको तो आप एक पेज भर दोगे पूरा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा कैसे आप इसको कम समय में करोगे। तो देखिए ये अच्छे लेवल का सवाल है। लिखा हुआ है मिलेना और माशुका एक साथ काम करते हुए एक काम को 9 दिन में पूरा कर लेती हैं। माशुका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम छोड़ देती हैं। उसके बाद का काम मिलेना पूरा करती है। इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने में 19.5 दिन लगते हैं। यदि माशुका मिलेना के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से काम करती है तो मिलेना की अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मिलेना जो है एक दिन में x काम करती है और माशुका जो है ये एक दिन में y काम करती है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर एक काम को 9 दिन में ख़त्म कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक काम को 9 दिन में ख़त्म कर देंगे तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए काम करना कितना है। तो आप कोई भी ऐसा नंबर मान सकते हो जो 9 से कट जाए। आसानी के लिए क्या करोगे, ऐसा नंबर मानो जो 9 से कट रहा हो। तो 9 से कटने वाला नंबर मान लेते हैं हमने 90 माना, तो ये आपने माना टोटल काम।
टोटल वर्क, मान के चलो मटके फोड़ना है उनको, 90 मटके फोड़ना है, तो 9 दिन में ये 90 मटके फोड़ देती हैं, तो एक दिन में कितना फोड़ेंगी? तो 9 का भाग दे दोगे आप, एक दिन में भाग दे दोगे तो 9 धाम 90, 10 आ जाएगा। मतलब एक दिन में दोनों लोग मिलकर, ये एक दिन में x कर रही है, मिल लेना, माशुका एक दिन में y कर रही है, और दोनों मिल जाएं तो 10 मटके एक दिन में फोड़ रहे हैं। 10 मटके एक दिन में फोड़ेंगे तो यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि यदि माशुका काम का 2/5 हिस्सा पूरा करती हैं, काम टोटल कितना है? 90 है। अब इस 90 का यदि 2/5 हिस्सा हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 5 से 90 कटा 18 बार, 18 दूनी 36, तो 36 तो मटके माशुका ने फोड़ दिए। माशुका वाई हैं तो 36 यहाँ पर लिख देंगे। अब बचा कितना? 90 में से जब 36 इन्होंने फोड़ दिए तो बचेंगे हमारे पास 54 मटके फोड़ने को। तो 54 कौन फोड़ेगा? ये आ गई मिलेना, और मिलेना 54 मटके फोड़ रही हैं। यदि एक दिन में हमने कहा मिलेना एक दिन में x मटके फोड़ती हैं, तो 54 मटके फोड़ने में कितने दिन लगेंगे? तो 54 बटे x प्लस ये माशुका 36 मटके फोड़ रही हैं और एक दिन में 22 मटके फोड़ेंगी, तो 36 मटके कितने दिन में फोड़ देंगी? ये दोनों इस तरह से जब काम करते हैं कि 54 काम मिलेना ने किया और 36 काम माशुका ने किया, तो काम 19.5 दिन में समाप्त हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, सवाल सिर्फ सेकंड का है करने में, समझाने में एक एक लाइन आपको हम समझा रहे हैं। अब ऑप्शन से आप उठा के देखो, यदि कह रहे हैं कि तो मिलेना की अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो मिलेना को अकेला काम पूरा करने में मान के चलो, ऑप्शन हम उठा देते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को अगर हम लेकर चलते हैं यहाँ से, तो टोटल काम है 90। यदि टोटल काम 90 है और वो 90 काम उसको करना है मिलेना को पूरा, तो 90 काम करने में हमने ऑप्शन उठाया 22.5, तो 22.5 दिन में अगर वो 90 काम करती है तो एक दिन में कितना करेगी? तो 22.5 यहाँ से दशमलव हटाओ ऊपर 0, 25 नम्मा 225, 25 तिया 75, ये हो गया 15, 25 छक्के 150, 9 चौके 36। तो मिलेना एक दिन में आ गया कि 4 काम करती है। मिलेना एक दिन में 4 मटके यदि फोड़ती है, तो मिलेना यदि एक दिन में 4 फोड़ेगी तो माशुका कितने फोड़ेगी? 6, क्योंकि टोटल मिलकर 10 मटके फोड़ रही थी। तो यहाँ पर आप कहोगे, यहाँ पर यदि हम 4 रख दें, 54/4 प्लस माशुका 36 मटके फोड़ रही हैं, एक दिन में 6 फोड़ रही हैं, इस तरह से 19.5 दिन में ये काम पूरा हो रहा है। तो 4 से यदि हम इसको काट दें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 प्लस 6 छिंग 36, 6 बराबर 19.5। तो 13 और 6 19.5 बराबर 19.5। ये आपका आंसर हो जाएगा कि LHS बराबर RHS हो गई। क्या रखने से हुई? 22.5 रखने से हुआ। तो इसको आपको ऑप्शन से उठा के चेक करना होगा, LHS RHS बराबर हो जाएगी और ये सवाल हो जाएगा। अगर आप बेसिक से जाओगे तो आपका इससे भी बढ़ा जाएगा ये सवाल। तो बेसिक से ना जाकर आप इसको इसी तरह से करेंगे तो ज़्यादा समय की बचत हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर है 95। एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में, उसके पास टोटल है 3,70,000 रुपये, 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। उसने उन बैंकों में कितने रुपए जमा किए?
देखिए यदि वो कह रहा है कि ब्याज समान था तीनों पर, तो ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ब्याज तो बराबर है हर कंडीशन में तीनों बार में, तो इसको हम निश्चित मान लेते हैं, मान लो 1 है ब्याज। मूलधन कितना है नहीं पता कि पहली बार में उसने कितना जमा किया, दूसरी बार में टोटल है 3,70,000, लेकिन पहली बार में कितना है, पहले बैंक में कितना जमा किया ये नहीं पता अभी हमें, तो हमने लिखा P1। आर कितनी है पहले बैंक में, ये है आर है हमारी 4%, समय है 1 वर्ष बटे 100। अब ये देखोगे कि प्रत्येक बार में जैसे आप लिखो, अब दूसरी बार में तो ब्याज तो निश्चित है, माना 1 रुपये ब्याज है। अब दूसरी बार में दूसरे बैंक में धन जमा किया तो उसको P2 मान लो, प्रिंसिपल सेकंड। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा, 5% पे 1 वर्ष के लिए बटे 100। तो इन तीनों में आप सिमिलरिटी देखोगे, ये P3 हो जाएगा, और इसको जो है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, 6% पे 1 वर्ष के लिए बटे 100। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो 1 और 100 हैं, ये तीनों कंडीशन में हमारा बराबर है। ठीक है ना, तो जब ये बराबर है तो P की हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो P में 4 का गुणा हो रहा है ना, तो P1 का यदि हम मान निकालें तो 4 का यहाँ गुणा वहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग 1/4 हो जाएगा। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 5 है ना गुणा में, ये जाएगा नीचे इसके, तो 1/5। और P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 है गुणा में, ये जाएगा अपॉन में 1/6 हो जाएगी। तो यहाँ पे P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3। P1 है हमारा 1/4, P2 है हमारा 1/5, P3 है हमारा 1/6। 1/4, 1/5, 1/6। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हर में यदि संख्याएं हैं तो इनका लासा ले लो, तो लासा आ जाएगा हमारा 60। 60 का यहाँ गुणा करिए, 60 का यहाँ कर दीजिए, 60 का यहाँ कर दीजिए। इससे आपकी क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल फर्स्ट पहली बार में कितना जमा किया, तो 15 बार कट जाएगा, 5 से 60 कटेगा 12 बार, और 6 से 60 कटेगा 10 बार। तो पहला प्रिंसिपल हो जाएगा 15 यूनिट, दूसरा प्रिंसिपल हो जाएगा 12 यूनिट, तीसरा प्रिंसिपल हो जाएगा 10 यूनिट। इन सबको आप जोड़ दोगे, पहली बार में उसने 15 यूनिट जमा किया, दूसरी बार में 12 और तीसरी बार में 10, तो 15 और 12 हो गया 27, 27 10 37। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो टोटल प्रिंसिपल जो आ जाएगा आपके पास 37 यूनिट। और टोटल यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है 3,70,000 है। प्रश्न के अकॉर्डिंग 3,70,000 रुपये कुल प्रिंसिपल है। तो 37 यूनिट का मान है 3,70,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, भाग दे दोगे 37 का, तो 37 का जब भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 0 10,000। 1 यूनिट का मान हो गया आपका 10,000 रुपये। तो पहला प्रिंसिपल जो है वो 15 यूनिट है ना, तो इसमें 1 यूनिट 10,000 है, तो 15 यूनिट कितने के बराबर, 15 यूनिट हो जाएंगी 15,000, 1,50,000 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर 12 यूनिट है तो 1 यूनिट 10,000 के बराबर है, तो 12 यूनिट कितने के बराबर, 1,20,000 के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से ये 10 यूनिट हैं, इसमें 10,000 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपये। ये हो गया। पूरी तरह से एक एक लाइन आपको लिखकर हम बता रहे हैं। ये सवाल जो है सेकंड में हो जाएगा यदि आप खुद करोगे। पहले ज़रूरी है आपको सीखना, इसीलिए पूरी एक एक लाइन हमने लिख दी है। इन्हीं सवालों को जब आप खुद करते हो तो सेकंड में कर देते हो। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 1,50,000, ऑप्शन नंबर बी, 1,20,000 और 1,00,000 रुपये।
क्वेश्चन नंबर है 96, कह रहे हैं कि 8 sec स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x इक्वल टू है 11, और जीरो का जो x का मान बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 0 डिग्री से बड़ा है या इक्वल है और 90 के बराबर या छोटा है, तो x का मान कितना है। ऑप्शन से उठा के रख दो आप यहाँ पर। यदि आप यहाँ पर ऑप्शन ए रखते हो, ए है 90 डिग्री, तो sec 90 का मान जो होता है वो cos का उल्टा हो जाएगा। cos 90 का मान होता है 0, तो 0 यदि आप यहाँ पर रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो 0 हो जाएगा, और किसी भी कंडीशन में आपका 11 नहीं बनेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। दूसरा ऑप्शन उठा के देखोगे 45, यदि आप 45 रख दो यहाँ पे तो 8 sec स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। ये उल्टा होता है cos का, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। यदि cos है 1/√2 तो sec हो जाएगा √2, ऊपर चला जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 7 tan 45 की वैल्यू होती है 1 बराबर 11। LHS RHS जो रखने से आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 8 दूनी 16 और 16 माइनस 7 बराबर 11, तो 16 में से 7 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे बराबर 11। नहीं आया ना LHS RHS बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे चेक करते हैं। ऑप्शन सी है 60 डिग्री। यदि sec स्क्वायर 60 रखते हैं तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 का मान 1/2, तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 7 tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, √3 का स्क्वायर बराबर 11। 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 है 21 बराबर 11। 8 चौके 32 माइनस 21 बराबर 11। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 11 बराबर 11। LHS RHS बराबर हो गई क्या रखने से, ऑप्शन सी को रखने से LHS RHS बराबर हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर है 97 में ये कह रहा है एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और इसके आधार की भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 है। यदि तीनों पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन कितना होगा। तो प्रिज्म देखिए कैसा होगा, यदि एक समकोण त्रिभुज है तो इसका जो आधार, प्रिज्म में देखिए आधार और जो शीर्ष होता है वो बराबर होता है, मतलब आधार में जो होगा वही शीर्ष में होगा। तो समकोण त्रिभुज है तो आधार में जो होगा वो समकोण त्रिभुज ही होगा। अगर हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, और समकोण त्रिभुज में 8, 15, 17 इस तरह का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना, और लिखा हुआ है यदि तीनों पार्श्व पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर है। जो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये पार्श्व पृष्ठ भी नहीं लिखा, पार्श्व पृष्ठ है, मिसप्रिंट है उसमें, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्रश्न में दिया हुआ है 840 है
बराबर परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। 15, 8 और 17 इन सभी को जोड़ दोगे, 15 और 8 हो जाएगा हमारा 23, 23 और 7 हो गए 30 और 10 40। अब ये अनुपात में थे ना, तो इनके साथ कोई एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। 40x हो गया, गुणे ऊंचाई कितनी है, प्रिज्म की ऊंचाई है 21, 21 चौके 84, मतलब यहाँ पर 840 बराबर 840x। 840 से 840 कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सब ठीक चल रहा है कि यदि x बराबर 1 है तो 15 अनुपात में था ना, तो 15 गुणे 1, 17 गुणे 1, 8 गुणे 1, तो 15 आ गई ये भुजा, ये 8 आ गई और ये 17 आ गई। ठीक है, तो प्रिज्म का निकालना है हमें आयतन। प्रिज्म का आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का आयतन ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल देखिए, आधार में समकोण त्रिभुज है ना, तो इसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार कितना है 15, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई कितनी है 8 है, गुणे ऊंचाई हमारी प्रिज्म की कितनी है 21 है, प्रश्न में दी हुई है। 2 से 8 कटेगा 4 बार, 15 चौके 60 गुणे 21, 21 छक्के 126 और 1 0, तो 1260 सेंटीमीटर क्यूब आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 98। 98 में ये कह रहे हैं पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है और वह एक टंकी को 4.5 घंटे में भर सकता है। दूसरा कह रहे हैं जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। ये अकेला ए था और ये पाइप ए और बी दोनों मिल गए, अब ये पाइप को भर सकता है 2.25 घंटे में। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर बेसिक से जाओगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ये वर्क एंड टाइम का प्रश्न अभी भी हमने कराया था और इसमें हमने क्या बताया था कि टोटल टाइम आप मान लो कि पूरा जो काम है कितने समय में कितना करना है, टोटल वर्क कितना करना है। यहाँ पर 4.5 घंटे में कितना, तो ऐसा नंबर मानिए कि जो नंबर इन दोनों से कट जाए, 4.5 से और 2.25 से कट जाए, तो 4.5 दूनी 9 मान लेते हैं। मान के चलो टोटल काम जो है वो 9 है। अगर 4.5 घंटे में ए 9 काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, भाग दे देंगे, 4.5 का 9 में भाग दे देंगे तो 2 काम करेगा। ए अकेला 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो 2.25 के हिसाब से ए और बी मिलकर 2.25 घंटे में 9 काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, भाग दे देंगे 9 में 2.25 का, 2.25 का। तो यहाँ पर जब आप भाग दे रहे होगे तो 25 या 75, 15 25 चिक्के 150, 25 नम्मा 9 चौके 36 4 बार, तो ये आ जाएगा। दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 काम कर रहे हैं और ए अकेला 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि यदि ए को केवल आधे घंटे के लिए खोला जाए, यदि ए 1 घंटे में 2 काम कर रहा है तो आधे घंटे में कितना कर देगा, 2 का आधे घंटे में काम करेगा। वो एक काम, अगर 1 घंटे में वो 2 मटके फोड़ रहा था, 1 घंटे में 2 मटके फोड़ रहा है, तो 1 घंटे में कितने मटके फोड़ देगा,
1 घंटे में 1 मटका फोड़ेगा ए, 1 फोड़ दिया, पूरा काम था 9 में से 1 फूट चुका है, बचे कितने 8। अब इन 8 मटकों को फोड़ना है और अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में 4 फोड़ते हैं तो 8 कितने देर में फोड़ देंगे, 2 घंटे में। तो आधा घंटा पहले निकल चुका है और 2 घंटा ये है, तो आधा घंटा और 2 घंटा कितना हो गया, 2 घंटे 30 मिनट। तो पूरा काम जो हो जाएगा 2 घंटे 30 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 99 और 99 में ये कह रहे हैं कि अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। तो अरुण का वेतन बताना है। मान लो अरुण का वेतन x है, अरुण का वेतन x है, तो x का वह 2/13 भाग पढ़ाई पर खर्च कर देता है। अब जितना इसने ये पढ़ाई पर खर्च किया है ना, ये हिस्सा पढ़ाई पर खर्च किया, इसका भी इस पढ़ाई पर खर्च किए गए हिस्से का 2/3 भाग वह वरुण की पढ़ाई पर खर्च कर देता है, जो कि बराबर है कितने के, 13,006 रुपये के बराबर है। तो x बराबर आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसका, 13×3 वहाँ पे जाके गुणा हो जाएगा, 13,006 गुणे 39 बटे 2 दूनी 4, ये आ जाएगा नीचे गुणा में। 4 से काट दोगे, 4 तिया 12, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, इतना आ गया। अब आप इसमें कर दोगे 39 का गुणा, और 39 का गुणा करने पर आपका जो आएगा 126 808.50। आप गुणा करके देखना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 126,808.50। क्वेश्चन नंबर है 100 में कह रहे हैं निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में हुई चावल की खपत के आंकड़े दर्शाता है। फिर आगे लिखा हुआ है यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो नागपुर में हुई चावल की खपत कितनी है। देखो 2 लाख टन अगर है, 2 लाख टन है, इस 2 लाख टन का नागपुर में पूछा है, तो नागपुर में तो केवल 5% है ना, आप चार्ट में देख रहे हो, तो 5% हटेगा नीचे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 2 3, ये 3 जीरो आ गए, तो 10,000 रुपये, यहाँ पे 10,000 जो हो जाएगा नागपुर में कुल खपत हो जाएगी चावल की 10,000 टन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज पार्ट 5 था ये हमारा, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक कराए हैं। आपको पर डे ये क्वेश्चंस लगाना है। सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर चांस हैं फिर से पूछे जाने के, क्योंकि रेलवे आपका 65 to 70% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछता है। 30% पे कंपटीशन होता है रेलवे में, तो आपको पहले इस लायक बन जाना है कि आप पहले ये 60 to 70% तो क्रॉस कर जाओ,
तो मेहनत करते रहो। ये सेट पेपर हम लगवा रहे हैं, इससे आप डेली प्रैक्टिस करो। और जो हमारी मैथ की क्लास चल रही है रोज़ शाम के 5 बजे, उस क्लास को अटेंड करो। आपका एसएससी लेवल तक का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक यू।